क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां पर हलाला के नाम पर युवती के साथ सामूहिक जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, यूपी के मेरठ से एक ऐसी खबर आई है जहां पर एक मौलाना पर आरोप है कि उसकी साजिश के तहत दो आरोपियों ने होटल में 3 तलाक पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और वहीं तीसरे आरोपी मौलाना की तलाश जारी है। मेरठ की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी महिला को 6 महीने पहले पति ने गुस्से में 3 तलाक दे दिया था और बाद में गलती मानते हुए निकाह की बात कही। लेकिन क्षेत्र के एक मौलाना सरफराज ने पहले हलाला के लिए कहा और उसने इस काम के लिए बागपत दोघट निवासी रियासत से हलाला कराने की बात कही। और वहीं रविवार को मौलाना ने महिला और रियासत को बुला लिया और इन दोनों को निकाह पढ़ने का बहाना बनाकर टीपी नगर क्षेत्र के एक होटल में भेज दिया गया। और वहीं आरोप है कि रियासत ने अपने गांव के निवासी उमेद को भी बुला लिया और दोनों ने होटल में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जिसकी सूचना महिला ने अपने एक रिश्तेदार भाई को बताई और उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस सूचना पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल रही और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कह रही है और उनका कहना है कि महिला के धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया और एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया और साजिशकर्ता मौलाना की अभी तलाश जारी है। और वहीं राजस्थान से एक शौक कर देने वाली खबर सामने आई, जहां घर के बाहर पानी के बने टैंक में एक ही घर के 3 मासूम डूब गए और इस हादसे से दिवाली से पहले ही एक घर में मातम पसर रहा। और वहीं भीलवाड़ा जिले में बरनौर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर बने पानी के टैंक में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और एक बहन शामिल है। और लक्ष्मीपुरा कोटट गांव में हुए दर्दनाक हादसे से गांव में मातम पसरा है। और वहीं बदनौर थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि लक्ष्मीपुरा गांव के महेंद्र सिंह रावत के घर के बाहर पानी का टैंक बना हुआ था और महेंद्र सिंह मजदूरी के लिए गुजरात गया हुआ और उसकी पत्नी काम से बाहर गई थी और तभी यह हादसा हुआ। और इस हादसे में महेंद्र सिंह रावत की 6 साल की बेटी सीमा, 4 साल के बेटे नरेंद्र और 2 साल के बेटे पंकज की मौत हो गई। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल खेल में ये तीनों भाई बहन घर के बाहर बने 10 फीट गहरे पानी के टैंक में डूब गए। और वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों मासूम बच्चों के शव पानी के टैंक से बाहर निकालकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा कर आ गए और इन बच्चों की मां हादसे से 2 घंटे पहले काम से बाहर गई थी और जब घर लौटी तो ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला। लेकिन अभी भी मामले की जाँच चल रही है कि यह हादसा है या फिर किसी ने इन्हें मौत के घाट उतारा है। और वहीं ग्वालियर में कातिल पत्नी के मामले में एक और खुलासा हुआ है और 7 दिन पहले ही उसने पति की हत्या की स्क्रिप्ट लिख ली थी और हत्या से 3 दिन पहले पत्नी ने मोबाइल बंद कर लिया था और पुरानी सिम हटाकर नया नंबर ले लिया था। और वहीं लेकिन पुराने सिम संभाल कर रखे थे जिससे पुलिस को उसके पुराने नंबर पता चल गए और फोन ने ऐसा खुलासा किया कि पुलिस भी हैरान रह गई। और बीते कई महीने से महिला अपने प्रेमी से रात रात भर फोन पर बात करती थी और उसके मोबाइल से 10 सिम कार्ड भी मिले थे और वहीं जिनमें 4 सिम एक्टिव थी जो हाल ही में खरीदी थी। और मंगलवार को तीनों आरोपियों को बेलगड़ा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। और वहीं 6 सितंबर को चिनौर थाना पुलिस को बड़ी नहर में शव तैरता हुआ मिला था और शव को निगरानी में लेकर पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो कुछ दिन बाद मृतक की पहचान देवरीकला निवासी 30 वर्षीय प्रशिक्षित रावत के रूप में हुई थी। और बसंती रावत के मोबाइल फोन और उनमें मिले अलग अलग नंबरों से पता चलता है कि वो बड़ी शातिर है।
दिन रात जिस पति के साथ रहती थी उसको भी अपने शातिर होने का एहसास नहीं होने दिया और पिछले 3 महीने से वो पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और उसके पति को नशे की आदत थी और नशे में धुत होकर वो सो जाता था और उसके बाद रात को करीब 11 बजे से बसंती अपने प्रेमी मनीष से बात करना शुरू करती थी और यही बात सुबह 5 बजे तक चलती थी और इसके बाद वो सुबह देर से सोकर भी उठती थी, जिस पर पति ने उसे कई बार पीटा भी। और हत्या से 7 दिन पहले बसंती ने पति के चांटा मारने के बाद मन में ठान लिया था कि उसके साथ नहीं रहना है, इसलिए उसने प्रेमी को मैसेज किया था कि इस बार इसके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहती और मनीष इशारा समझ गया था और दोनों को सही दिन का इंतजार था। और पुलिस को पूछताछ में कातिल पत्नी ने बताया है कि 7 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की और हत्या से पहले उसने अपने मोबाइल नंबर बदल लिए। और वहीं कानपुर में 2 पक्षों की लड़ाई में सोमवार रात एक दलित बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई और इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस के सामने हमले का आरोप लगाया और वहीं कानपुर के चौबेपुर इलाके में सोमवार रात 2 पक्षों में मोहल्ले की लड़ाई के चलते विवाद हो गया और दलित परिवार का आरोप है कि द्विवेदी परिवार के लोगों ने आनंद के घर पर हमला कर दिया, जिसमें दलित बुजुर्ग आनंद की हत्या हो गई और घर की 3 महिलाएं घायल हो गई। और मृतक आनंद के घर वालों का आरोप है कि पड़ोस के राजन और किशन द्विवेदी ने अपने परिवार के साथ हमारे घर पर हमला और पथराव किया था और इसके बाद घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आए और बाबूजी के साथ हम लोगों को मारने लगे। और इस दौरान पुलिस खुद मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने हम लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की और द्विवेदी परिवार की पिटाई से आनंद की मौत हो गई और जबकि बहू संगीता समेत 3 महिलाएं घायल हो गई। और इस मामले में पुलिस पर मिली भगत के सीधे आरोप लग रहे हैं, लेकिन कानपुर आउटर के एसपी अष्टभुजा प्रसाद सिंह से लेकर सारे अधिकारी अपनी चुप्पी साधे हुए, कोई बयान देने सामने नहीं आ रहा। हालांकि इस मामले में जोन के एडीजी भानु भास्कर ने फोन पर हत्या की जानकारी देते इतना जरूर बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और मृतक की बहू संगीता ने बताया कि मेरे घर पर राजन और किशन ने लड़कों के साथ हमला किया था, जिसमें बाबूजी की मौत हो गई और घर में घुसकर मारा तो पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस सामने खड़ी थी और उसके सामने पत्थर चला रहे थे और पुलिस ने रोका ही नहीं। और इस मामले में एसपी आउटर को मैसेज और फोन दोनों किया, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। और वहीं भानु ने फोन पर घटना की जानकारी जरूर दी है। और वहीं राजस्थान जिले के लालसोट क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और नाबालिग किशोरी स्कूल जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में कार सवार 2 युवक उसका जबरन अपहरण कर ले गए, जहां दोनों से सुनसान। वहीं अंबा क्षेत्र के रतिराम का पूरा गांव के पास एक महिला बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे पड़ी मिली और लोगों ने देखा तो आसपास के लोगों से पूछा तो महिला की बहन जग्गा वहां पहुंची और महिला को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल मुरैना लाया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि महिला अर्चना तोमर उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी जग्गापुरा ग्वालियर स्थित अपनी बहन से मिलने गई थी और मंगलवार को वापस अपने गाँव जग्गापुरा जा रही थी और रास्ते में कुछ लोगों ने उसे बेहोशी की दवा मिली कोई चीज़ खिला दी, जिससे वो बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही उन लुटेरों ने उसके कान के बाले और गले से सोने की चैन लूट ली और इसके साथ ही उसकी पायल और पर्स भी लूट कर ले गए और पर्स में कुछ रुपए रखे थे। और महिला विधवा है और उसके पति और बच्चे नहीं है और उसकी एक बहन रतिराम का पूरा में रहती है और उसे जैसे ही इस बात का पता लगा तो वो दौड़कर वहां पहुंची और अपनी बहन को एम्बुलेंस की मदद से मुरैना ले आई। और वहीं आपको बता दें कि दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में जिले में असामाजिक तत्व जुआ जैसे अधिक खेल खेले जाते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये घटना भी इसी का एक अंग बताई जा रही है। फिलहाल महिला का इलाज किया जा रहा है। और वहीं नागौर जिले के गांव मुगदड़ा में सोमवार देर रात एक युवक घर से लापता हो गया और उसके मोबाइल और चप्पल मंगलवार को गांव के तालाब किनारे मिले
और गोताखोरों ने तालाब में युवक की तलाश शुरू की और अजमेर से आई एसडीआरएफ टीम ने बुधवार सुबह शव को तालाब से बाहर निकाल लिया। और मृतक 5 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और पिता सरकारी टीचर और 3 दिन पहले ही पटवारी भर्ती का एग्जाम देकर आया था और तब से ही परेशान चल रहा था। और वहीं पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि मनीष जो है वो रात 2:30 बजे से घर से लापता है और मनीष की मोबाइल लोकेशन चेक की गई तो गांव के ही तालाब किनारे मिली। इस पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तालाब किनारे मनीष का मोबाइल और चप्पल मिले। और वहीं अंदेशा हुआ कि वो तालाब में डूब गया होगा। लिमेड़ता में मीरा तैराकी संघ और नागौर से गोताखोरों की टीम बुलवाकर तालाब में तलाशी की गई और जब कुछ पता नहीं चला तो देर शाम अजमेर से एसडीआरएफ टीम भी बुलाई गई और रात भर चली सर्च से कोई सफलता नहीं मिली और आखिरी बुधवार सुबह जल्द ही एसडीआरएफ टीम ने शव बाहर निकाल लिया और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब की पाल पर जमा हो गए और अंदेशा जताया जा रहा है कि ये शायद किसी ने हत्या की है या फिर सुसाइड है। और वहीं दिल्ली पुलिस की टीम ने दिनेश पंडित नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और पंडित पर झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अब उसको रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। और वहीं आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज है और वो पहले भी जेल जा चुका है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी दिनेश पंडित को साहिबगंज जिले के सकड़बंगा गांव से गिरफ्तार किया और वहीं आरोपी लगातार गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। और दिल्ली पुलिस ने आरोपी को देवघर पुलिस और साहिबगंज के 3 पहाड़ और रांगा थाना पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। और वहीं आरोपी दिनेश पंडित पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका है और पहले भी वो राजमहल विधायक अनंत ओझा को धमकी देने के मामले में जेल जा चुका है। दिनेश पंडित रांगा थाना क्षेत्र में सोहेल हत्याकांड में भी आरोपी है और इस कारण गिरफ्तारी के बाद उसे रांगा थाने में रखा गया और उस पर देवघर में गोड्डा सांसद को धमकी देने का मामला दर्ज है। और इसके अलावा तालझाड़ी थाने में भी कई मामले दर्ज हैं और वहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एडमिशन के नाम पर नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म किए जाने का शर्मनाक मामला सामने आया और आरोप है कि इन बच्चों से दाखिले का नाम पर पैसे भी वसूला गया था और पुलिस ने मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच भी शुरू कर दी और घटना वाराणसी के लंका थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां रहने वाले नाबालिग छात्रों ने एक शख्स पर बीएचयू के स्कूल में एडमिशन कराने के नाम पर पैसा लेने और उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया। और ये सभी बच्चे वाराणसी के अलग अलग थाना इलाकों के निवासी हैं, जबकि आरोपी जनता इलाके का निवासी बताया जा रहा है। और काशी जोन के डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला आया जिसमें नाबालिग बच्चों से स्कूल में एडमिशन के नाम पर पैसे लिए गए और उनका शारीरिक शोषण भी किया गया। और वहीं डीसीपी के अनुसार ये मामला 10 महीने पुराना है और वहीं पीड़ितों ने सोमवार को इस मामले में शिकायत की है और इसके बाद पुलिस जांच कर रही। और डीसीपी अमित का कहना है कि विभिन्न थाना अंतर्गत रहने वाले पीड़ित बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा और इस संबंध में बच्चों ने अपने घर वालों और किसी रिश्तेदार को नहीं बताया था। और वहीं सोमवार को उन सभी ने पुलिस को जाकर इस बात की शिकायत की, जिस पर तत्काल मामला पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और वहीं जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और वहीं राजस्थान के जयपुर में एक विवाहिता के साथ टिकटॉक के जरिए नजदीकियां बढ़ाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और युवक ने महिला को होटल में बुलाकर रेप किया और वहीं फिर मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। और इस संबंध में 30 वर्षीय विवाहिता महिला ने मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और रिपोर्ट में 30 साल के दुष्कर्म पीड़िता ने बताया है कि करीब 1.5 साल पहले टिकटॉक के जरिए उसकी पहचान रवि गुर्जर नाम के लड़के से हुई थी और वो भी टिकटॉक पर वीडियो शेयर करता था और दोनों ही एक दूसरे के वीडियो पसंद कर कमेंट किया करते थे। और आरोपी रवि खुद को अजमेर में
मसूदा कस्बे का रहने वाला बताता था और दोनों के बीच कमेंट्स पर चैटिंग भी होने लगी और रवि ने अपने मोबाइल नंबर महिला को देकर उसका नंबर भी ले लिया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती के बाद बातचीत होने लगी और पीड़िता महिला का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले आरोपी रवि ने उसे जयपुर में ही मिलने के लिए बात कही और इसके बाद वो जयपुर आया और यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिला को भी बुला लिया और बातचीत के बहाने एक होटल में ले गए और वहाँ कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद वो बेसुध हो गई और इसका फायदा उठाकर रवि गुर्जर ने महिला के साथ रेप किया और उसने महिला के आपत्तिजनक फोटो मोबाइल फोन से वीडियो फोटो खींच लिए और होश में आने पर महिला को दुष्कर्म का पता चला और इसके बाद आरोपी रवि ने उसे डरा धमकाकर चुप रहने को कहा और उसके पति को अश्लील वीडियो फोटो भेजने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करने लगा और पीड़िता को बार बार मिलने के लिए बुलाने लगा। तब उसने पति से आपबीती बताई। इसके बाद डीसीपी साउथ ऑफिस में परिवार दर्ज करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स बैन किए थे, लेकिन पीड़ित महिला और युवक ने पहले ही एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए थे और दोनों इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। और वहीं गोरखपुर जिले के खजनी इलाके में मंगलवार की रात रुपए की वसूली करके लौट रहे कपड़ा व्यापारी सदरुद्दीन अंसारी को गोली मारकर बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लूट सनसनी फैला दिए और बैग में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच रकम बताई जा रही और दाहिने पैर के जांग में गोली लगते ही व्यापारी गिर गए और बदमाश रकम लेकर फरार हो गए। और वहीं गंभीर हालत में व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उधर घटना की सूचना पाते ही कई थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एसएसपी ने बदमाशों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगा दिए और उधर घायल के बड़े भाई निजामुद्दीन ने खजनी थाने में तहरीर दे दी और वहीं जानकारी के मुताबिक तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी सदरुद्दीन अंसारी की पांडे हाता में कपड़े की दुकान है और वो कपड़े के थोक व्यापारी हैं और ग्रामीण इलाके के कई छोटे व्यापारी उनके वहां से कपड़े ले जाते हैं और मंगलवार को रुपयों की वसूली करने के लिए सिकरीगंज इलाके में गए थे और बिक्री के करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वो बाइक से ही घर लौट रहे थे। और वहीं बताया जा रहा है रास्ते में खजनी इलाके के छताईपुर के पास 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश ओवरटेक करके व्यापारी को रोक लिए और व्यापारी अभी कुछ समझ ही पाते कि इससे पहले ही बदमाशों ने बैग छीनना शुरू कर दिया और व्यापारी ने बैग छीनने से रोका तो अब बदमाशों ने पैर में गोली मार दी और गोली लगते ही व्यापारी गिर पड़े और उनका बैग लेकर बदमाश फरार हो गए और बैग में कितनी रकम थी ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है और व्यापारी के मुताबिक बैग में 1.5 से 2 लाख से ज्यादा की रकम बैग में थी। और वहीं आज के क्राइम सीन में इतना ही और फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान, हर अपराध का होगा पर्दाफाश। नमस्कार।